विसरण और परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो देखिए विसरण और परासरण में अंतर बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह किसी न किसी सेट में प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए विसरण और परासरण में क्या अंतर है उनको देखते हैं। तो देखिए एक तरफ है हमारा विसरण डिफ्यूजन और एक तरफ है परासरण अर्थात ओस्मोसिस। तो विसरण और परासरण में पहला मुख्य अंतर यह है कि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब परासरण में हम देखेंगे तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा विसरण और परासरण में पहला प्रमुख अंतर। तो देखिए पहला अंतर यह था कि इसमें विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हमारा मुख्य अंतर यह रहा कि इसमें विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। स्वतः गति करने का अर्थ होता है कि स्वयं अपने से। विसरण में क्या होता है कि इसमें जो विलय के कण होते हैं वह सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। देखिए इसमें हमारा दूसरा मुख्य अंतर रहा कि इसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। विसरण में कम विसरण में विलय के कण होते हैं वो अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर गति करते हैं जबकि परासरण में विलायक के कण होते हैं और ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। अभी उदाहरण भी इस पर देखेंगे कि कौन कौन है विसरण के उदाहरण और कौन है परासरण के उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा हमारा मुख्य अंतर रहा विसरण और परासरण में कि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो विसरण है विसरण में जो विसरण उसमें विलय भी है और विलायक भी, विलयन है तो उसमें विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा। तो ये दोनों कण होते हैं विलय के भी और विलायक के वो प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं मतलब फैलते हैं। और परासरण में हमारा तीसरा मुख्य अंतर यह हो जाएगा कि परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। इसमें कहा गया है कि विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं जबकि परासरण में केवल विलायक के कण एक दिशा में ही विसरित होते हैं। चौथा हमारा अंतर रहा कि विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है। विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है अर्थात यह विसरण ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है और परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही होती है। तो ये है हमारा 4 प्रमुख अंतर विसरण और परासरण में। अब देखिए इसके उदाहरण को देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि विसरण और परासरण के कौन कौन उदाहरण है। तो देखिए विसरण का उदाहरण हो जाएगा कि जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि यदि जल में हम एक रंग का टुकड़ा डाल दें या रक्त की कुछ बूंदे डालें तो क्या होता है, रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती है और थोड़ी देर में ही विलयन रंगहीन हो जाता है। मतलब विसरण में का हमारा उदाहरण यह है कि यदि हम जल में या रंग डालें या रक्त डालें तो देखिए हमारा जो होता है सांद्र विलयन मतलब अधिक सांद्र वाला होता है वही तनु की ओर गति करता है अर्थात रंग ही फैलता है पानी में चारों तरफ। तो यह हमारा विसरण का उदाहरण हो गया। परासरण का उदाहरण वो होता है कि जब हम किशमिश को जल में डालते हैं तो किशमिश के वाह कोशिका से होकर जल के अणु अंदर चल जाते हैं जिसमें किशमिश फूल जाता है और जो कि परासरण की क्रिया कहलाती है। तो ये थे हमारे परासरण और विसरण में मुख्य अंतर और उनके उदाहरण, और इनके उदाहरण आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज करते होंगे, उपयोग करते होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और विसरण और परासरण में अंतर बोर्ड एग्जाम में प्रति साल किसी न किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।